Learn the techniques to facilitate the ventilation. सबसे पहले जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो देयर आर वेरियस कैटेगरीज जिसमें आप हेल्प कर सकते हो, जिसमें आप लिम्ब मूवमेंट को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, हम पोजिशनिंग को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एंड देन वी कैन यूज डिफरेंट मसल्स ऑफ द बॉडी टू फैसिलिटेट. तो बेसिकली चेस्ट के मसल्स को हम यूटिलाइज करते हैं. अगर कभी डायफ्राम काम नहीं कर रहा है या स्पैस्मोडिक है तो जो रेस्ट ऑफ द मसल्स है जो न्यूरो के केसेस में कॉमनली वी यूटिलाइज. और अगर कभी ऐसा है कि अपर चेस्ट इज ओवर एक्टिव तो हमने उसको इनहिबिट करना होता है सो दैट डायफ्राम कैन वर्क बेटर. फाइन. सो देयर आर टू लर्न अबाउट कि हाउ टू इम्प्रूव द वेंटिलेशन. सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से वेंटिलेशन इम्प्रूव नहीं होता. देयर आर सेवरल अदर वेज ऑल्सो. जो आपका बायोमैकेनिक्स है, जो चेस्ट का बायोमैकेनिक्स है, हम उसको चेस्ट का जो बेसिकली मैकेनिक्स है हम उसको यूटिलाइज करके, मूवमेंट्स को यूटिलाइज करके, पोजिशंस को यूटिलाइज करके और हम काफ़ी तरीक़ों से वेंटिलेशन को हेल्प कर सकते हैं. वी कैन इम्प्रूव वेंटिलेशन. क्योंकि आपके पास बहुत बार ऐसा नहीं है कि कार्डियक पैथोलॉजी का या पल्मोनरी पैथोलॉजी का ही पेशेंट आएगा. बीइंग इनटू दिस स्पेशलिटी ऑफ कार्डियो पल्मोनरी हमारे पास कभी न्यूरो का भी पेशेंट आएगा जिसका चेस्ट इम्पेयर्ड होगा. मे बी समटाइम्स देयर इज पेशेंट ऑफ सम मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रोग्रेस कर गया है. फाइन. सो देयर कैन बी वेरियस कैटेगरीज जिसके पेशेंट्स आपको आएंगे. तो डिपेंड्स कि वो किस कैटेगरी का पेशेंट है, आपको उसका वेंटिलेशन पे काम करना पड़ेगा सो दैट यू कैन इम्प्रूव द वेंटिलेशन. तो बिफोर मूविंग ऑन टू द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और जो चीज़ें हैं, जो मूवमेंट्स आपने पढ़े हैं, जो पोजिशंस हम पढ़ते हैं, हम उनको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सो खड़े हो जाओ प्लीज. तो देखिए जो आपका इंस्पिरेशन है, व्हेन वी टेक ब्रेथ इन दैट इज इंस्पिरेशन. तो जिसमें आपका डायफ्राम दैट विल गो डाउन, इसको हम क्या बोलते हैं? Piston action. Diaphragm is a dome-shaped muscle and it goes down. It flattens while inspiration. Fine. और जो आपके rest of the muscles हैं वो help करते हैं. So quiet breathing में अभी अगर कभी कोई ऐसा patient है तुम्हारा जिसका restrictive pathology है more of, और वो उसको तुम्हें help करना है, उसका मे बी posture का effect है, न्यूरो के कई बार पेशेंट्स आते हैं जिनका चेस्ट एक्सपेंशन इज नॉट गुड. तो देखो जो आपका इंस्पिरेशन कंपोनेंट है ना वो कब बढ़ेगा? जब इंस्पिरेशन मीन्स कि लंग्स के अंदर एयर पूरा पहुंचना चाहिए. सो यू मीन्स यू नीड टू इंक्रीज द चेस्ट एक्सपेंशन. तो अब चेस्ट एक्सपेंशन आप ऐसे मूवमेंट्स ऐड कर दीजिए अपने ब्रीदिंग के साथ जो कि चेस्ट के एक्सपेंशन को बढ़ा रहा है. जैसे कि ब्रीद इन और अपर लिम्ब का फ्लेक्शन, अपर लिम्ब के फ्लेक्शन के साथ ब्रीद इन. फाइन. सो दिस विल ओपन अप द चेस्ट, राइट? कम डाउन, एक्सेल करते हुए बाहर आ. फाइन. तो व्हेन यू विल डू फ्लेक्शन it will help to improve the chest expansion. Similarly अगर आप abduction add करते हैं so that will also, तो inspiration का component को facilitate करने के लिए अगर आपको movement add करना है तो what you can do is you can incorporate abduction of shoulder या फिर flexion of shoulder or external rotation, right? External rotation when shoulder external rotation, shoulder external rotation. This will again open up this. Fine. So this will help. So you can use this movement depending कि उसको क्या restriction आ रहा है. वो आपका जो strategy जो भी आप adopt करेंगे वो इस बात पे depend करेगा कि आपका patient symptomatically कैसा है. What you need to incorporate. Fine. Then what you can do is not just this. अगर आप अपने lumbar का थोड़ा extension करते हैं with inspiration, this again opens up the chest. Fine. Again you can incorporate इंस्पिरेशन के साथ लंबर का, बैक स्पाइन का एक्सटेंशन, नॉट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, स्मॉल अमाउंट. एंड ऑल्सो अपवर्ड आई गेज एंड लुकिंग चिन अप. फाइन. चिन अप एंड अपवर्ड आई गेज. बैक एक्सटेंशन सपोज कोई नहीं भी कर पा रहा है, देन टू अपवर्ड आई गेज एंड बैक एक्सटेंशन, दैट विल हेल्प टू ओपन अप द अपर चेस्ट. राइट? आया समझ? इंस्पिरेटरी कंपोनेंट क्या क्या है? एवरीबडी कर लोगे? ओके. फाइन. रिवर्स ऑफ दीज मूवमेंट्स विल बी एक्सपिरेशन. मतलब अगर अब आपको किसी को एक्सपिरेशन फैसिलिटेट करना है, देयर इज मेनी अ टाइम्स हम ये ही जज नहीं कर पाते कि हमें उसे इंस्पिरेशन पे काम कराना है या एक्सपिरेशन पे. एक्सपिरेटरी कंपोनेंट पे भी हेल्प करना बहुत नीडेड है. सो अगर अभी कभी ऐसा है पेशेंट को तो यू कैन गो विद ऑपोजिट मूवमेंट्स. मतलब एक्सटेंशन के साथ जा सकते हैं आप शोल्डर के, एब्डक्शन के साथ, मतलब उस मूवमेंट से वापस आना. तो एवरी टाइम डाउनवर्ड आई गेज, डाउनवर्ड चिन एंड back coming back to from extension to flexion. So you don't have to bend a lot, but
Yes, while exhalation that will facilitate your exhalation. So always what we say कि जब dyspnea भी होते हैं तो हम कहते हैं ना थोड़ा सा bend हो जाओ, because that facilitates, that helps to move the air out. Fine. So this is all about expiratory component. Okay. Use करेंगे will be the position, कि आप कैसे position करें. तो देखो always I have said कि supine line is not good. पोजीशन पे जब हमने बात करी है तो सुपाइन लाइन इज नॉट गुड इनफ, अपराइट इज द बेस्ट पोजीशन. तो हमारा एम भी होता है कि हम पेशेंट को अपराइट पोजीशन में लाएं. तो आप जब भी अपने पेशेंट के साथ काम करेंगे उनको ये आप ध्यान रखेंगे कि आप उनको पोजीशन, रेगुलर चेंज ऑफ पोजीशन का अपना इफेक्ट है और अकॉर्डिंगली टू द पैथोलॉजी अपना इफेक्ट. ठीक है. तो क्योंकि लंग इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो उसमें अपना पोजीशन का इम्पैक्ट आएगा ही आएगा. तो अपराइट में देयर इज मैक्सिमम एक्सपेंशन, डाउनवर्ड एक्सकर्शन अच्छा होता है, एंड देन दिस एंटीरो पोस्टीरियर इज गुड इनफ, लेटरल भी, बिकॉज ग्रेविटी इज कमिंग दिस वे, सो दैट विल डाउनवर्ड में तो वो असिस्ट कर रही है ग्रेविटी, सो दैट इज व्हाई इट इज अ गुड थिंग. तो इसलिए अपराइट में बहुत अच्छा है, बट नॉट ऑलवेज अपराइट इज गुड इनफ, डिपेंड्स ऑन द पैथोलॉजी. तो सपोज आपका अगर किसी एक लंग की पैथोलॉजी है, 2 लंग्स हैं हमारे पास राइट एंड लेफ्ट, अगर किसी एक लंग की पैथोलॉजी है तो हमको पता है कि एयर मूव्स अप, तो जिस लंग की पैथोलॉजी है हमें यही तो चाहिए कि वहाँ वेंटिलेशन अच्छा हो. सो वी विल आस्क द पेशेंट टू कीप दैट लंग अप, यानी कि वो साइड लाइन में लेटे और उस लंग को ऊपर रखे. फाइन. तो अगर उसको लेफ्ट लंग की पैथोलॉजी है तो राइट साइड नीचे जाएगा, लेफ्ट साइड ऊपर. अगर उसको राइट लंग की पैथोलॉजी है तो फिर लेफ्ट साइड नीचे जाएगा और राइट साइड ऊपर. अब सपोज उसको बायलेटरल पैथोलॉजी, और ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एयर गोज अप, सो इट विल वेंटिलेट दी अपर लंग बेटर, क्योंकि वहीं पे इम्पेयरमेंट है, तो वन साइड इज अफेक्टेड. नाउ इफ इट इज अ बायलेटरल पैथोलॉजी तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट का, क्योंकि देखो हार्ट इज मोर ऑन लेफ्ट साइड, तो हम पेशेंट को राइट साइड लाइन पे लेटाते हैं सो दैट इट इज नॉट कंप्रेस्ड. फाइन. So you have to keep the affected. तो mainly आपका जो unilateral, और अगर bilateral है तो regular change of position is also important. ठीक. What कर रहे थे? और आप क्या कर सकते हैं, और body movements को कैसे incorporate कर सकते हैं, तो supine line में लिखो. अब mainly हम ये target करते हैं कि हमें suppose patient का diaphragmatic felicitation, mainly diaphragm को incorporate करना है. ठीक है. तो अगर इस position में हम breathe in करो, diaphragm का movement. Fine. अभी देखो एक्सकर्शन इज लेस. अब तुम अपने नी फ्लेक्स करो. हम नी फ्लेक्स करने से हमने पेल्विक की टिल्टिंग का, पेल्विक टिल्टिंग एक्चुअली कॉम्पोनेंट थोड़ा सा ओपन है. हाँ. फाइन. अब पेल्विक टिल्टिंग का हमने एक कॉम्पोनेंट ऐड कर दिया. नाउ यू ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. देखा डिफरेंस? देखा? पहले मूवमेंट देखा था और बाद में देखा था. दो ही इज यूजिंग हिज अपर चेस्ट अ लॉट. तो अभी अपर चेस्ट इनहिबिशन और वो टेक्निक्स मैं आपको अभी बताऊंगी, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू एम्फसाइज अपर चेस्ट इनहिबिशन. अभी थोड़ी देर में बताऊंगी. ठीक है. तो आप अगर नी बेंड करा दोगे तो दैट विल हेल्प टू, जो लोअर लिम्ब से रेजिस्टेंस आ रहा था वो आपने रिड्यूस कर दिया, पेल्विक टिल्टिंग का कंपोनेंट ऐड हो गया, तो दिस विल हेल्प इन द एक्सकर्शन ऑफ द डायफ्राम. फाइन. देन व्हाट यू कैन डू इज कि अगर मोस्टली ऐसा जो न्यूरो के केसेस में हम करते हैं कि आपको एंटीरियर चेस्ट ओपन करना है. नीचे करो क्या. ठीक है. एंटीरियर चेस्ट ओपन करना है. तो एंटीरियर चेस्ट ओपन करने के लिए अ पेशेंट आया जिसको कि बाइलेटरल पैथोलॉजी थी, या यू वांट कि बोथ द साइड्स ऑफ द लंग शुड गेट एक्सपैंड. तो बहुत सिंपल सा टेक्निक है. आप टॉवल का एक रोल बनाइए. ठीक है. एंड साइड लाइन में जाओ, वर्टिकल आप उसको सेंटर में रखिए, सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ. फाइन. नाउ लेट व्हाट विल हैपन, देखा एलिवेट हो गया, सो दिस विल एलिवेट एंड इट विल लेट द एंटीरियर चेस्ट ओपन. फाइन. एक्सटर्नली यू आर यूटिलाइजिंग द, थोड़ा सा मैकेनिक्स को यूटिलाइज करके, एंड वी आर ट्राइंग टू डू दिस. फाइन. सो दिस विल हेल्प अ लॉट. नाउ इफ सपोज देयर इज अ पेशेंट, साइड लाइन होती है. Now if suppose there is a patient जिसका एक साइड अफेक्टेड है, मे भी हम स्ट्रोक का पेशेंट कंसिडर करें. स्ट्रोक का पेशेंट आपके पास चेस्ट रिहैब के लिए आया. ठीक है. अभी उसको कार्डियक पैथोलॉजी भी थी एंड ही हैड स्ट्रोक आल्सो, एंड
तो वन साइड इज इफेक्टेड। आप जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे आप करा सकते हैं, बट यू वांट दैट साइड टू ओपन अप। तो अब बताओ मुझे तुम कि हमें पिलो कहाँ क्या यूज़ करना चाहिए। साइड लाइन में हम उसे लिटाएंगे अगर, तो सपोज अगर हम ये कहें कि उसका ये साइड इफेक्टेड है, हमें इसे ओपन करना है, तो हमें उसे कैसे लिटाना चाहिए? उसको अबव होना चाहिए, इज फाइन, दैट इज कि आपने वो साइड वाला कॉम्पोनेंट लिया। अगर मैं ये कहूँ कि आपको उसको ये पिलो प्लेस करना है, तो हाउ वुड यू थिंक? रिलेट कर सकते हो? जो अभी मैंने जैसे तुम्हें एग्जांपल दिया कि हमने एंटीरियर चेस्ट को ओपन किया क्योंकि पीछे टाल रोल लगाया। तो अगर हमें ये साइड को, साइड लाइन में आओ, सपोज हमें ये साइड को ओपन करना है, तो हमें ऐसा कुछ बनाना है ना, तो हमें पिलो कहाँ लगाना चाहिए या टावल रोल कहाँ लगाना चाहिए? दैट विल हेल्प। इफेक्टेड साइड जो है उसके नीचे आप, इफ यू डू दिस तो दिस विल हेल्प। ऐसा कब आ गया ना, तो दिस विल ओपन अप, राइट? अब इसी में अगर तुम सेम साइड, अफेक्टेड साइड का मूवमेंट और करा दो, अगर मैं इसका मूवमेंट करा दूं तो दिस विल ओपन अप मोर, है ना? तो आपको ये जज करना पड़ेगा कि आप कितने कंपोनेंट्स को, इसमें फ्लेक्शन या एक्सटेंशन कराना मुश्किल है। चिन का मूवमेंट आप करा सकते हैं, आई गेस के कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं, बट अगर वो भी डिफिकल्ट लग रहा है तो मोर इजी इज कि आप पिलो रोल्स या टावल रोल्स का यूज कर सकते हैं एंड साथ में लिम्ब का मूवमेंट। तो दिस विल हेल्प टू फैसिलिटेट द वेंटिलेशन। फाइन, क्लियर? कि जब आप एक्सरसाइज कराने वाले हो, व्हेन यू वांट टू गो फॉर द डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा अपर चेस्ट यूज़ कर रहा है, या मे बी अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस विल हैपन कि सेकेंडरी मसल्स यूज़ कर रहे हैं, है ना? यहाँ के सेकेंडरी मसल्स, बेलीज भी कई बार बोले आते हैं। फाइन, तो अभी अगर ऐसा हो रहा है पेशेंट में, तो हमें ये देखना है कि प्राइमरी मसल्स तो है नहीं ये रेस्पिरेशन की, जो सेकेंडरी मसल्स है सारी, ये नेक वगैरह वाली, ये तो सब सेकेंडरी मसल्स है, दे आर नॉट द प्राइमरी मसल्स। ये ओवर एक्टिवली काम कर रहे हैं, अपर चेस्ट के मसल्स ओवर एक्टिवली काम कर रहे हैं, बट द डायफ्राम इज नॉट पार्टिसिपेटिंग वेल। तो पहले तो आपने पेशेंट को रिलैक्सेशन कराना है, तो फुल बॉडी रिलैक्सेशन, आपने सेकेंड ईयर के एक्सरसाइज थेरेपी में रिलैक्सेशन पढ़ा होगा, तो हाउ टू रिलैक्स द एंटायर बॉडी, दैट वी नीड टू डू फर्स्ट थिंग। देन सेकेंड थिंग इज कि ये मसल का अगर बहुत एक्टिविटी है तो इसको बंद करना है हमें, उसके बाद ही तुम सिखा पाओगे, नहीं तो एवरी टाइम यू विल से कि आप सांस लीजिए बट दिस मसल इज ओवर एक्टिव, तो हर बार वो वही करेगा जो कर रहा है। और आपको पैटर्न भी इम्प्रूव करना है, इट्स नॉट जस्ट कि आपको टेक्निक बता के छोड़ देना है, आपको पैटर्न भी इम्प्रूव करना है कि जब आपका पेशेंट करे तो भी वो अच्छे से करे, राइट? तो आप ऐसे पेशेंट को क्या बोलेंगे कि अगर सपोज दिस इज हैपनिंग, तो अगर हम उस मसल को उसके काम पे लगा दो, लाइक आइसोमेट्रिक्स करा दोगे, ठीक है? चलो आओ, तुम में से कोई एक आओ, विल डू दिस, कम। इट्स सपोज शोल्डर श्रगिंग के लिए आइसोमेट्रिक्स करा दो, दीज ऑल आर द मसल्स व्हिच फाइन, कराओ नॉर्मल आइसोमेट्रिक्स। Now this we go for few repetitions. Isometrics जो हम कराते हैं for few repetitions, for few seconds hold and then release. Okay, ये हमें ऐसा as a protocol नहीं follow करना है कि 10 repetitions कराएंगे, 15 repetitions. For few repetitions just to involve that muscle into their work. So you can go with shoulder abduction also, isometrics, flexion का all these muscles, okay? So you can add any of those muscles and then you will see कि जब उसके बाद आप ब्रीदिंग कराएंगे नी फ्लेक्स करा के, और आपने जो भी कंपोनेंट और ऐड करना है, तो दिस विल बी अ बेटर एक्सकर्शन। देन मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि अपर चेस्ट ये बहुत बुरी, तो आपने एक तो हमने रिलैक्स करा दिया सेकेंडरी मसल्स, तो दैट कंपोनेंट इज देयर, देन दिस दिस वर्क्स अ लॉट। एवरी टाइम यू आर आस्किंग द पेशेंट टू ब्रीथ इन, ही इज टेकिंग अ ब्रेथ इन एंड क्लोज सांस, सी he is utilizing the upper chest so much more, डायफ्राम का यूज कर रहे हैं, तो आपने नी फ्लेक्स कराओ, ठीक है? थोड़ा सा ओपन। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू, अपना खुद का पैल्पेट करने के लिए एक हाथ यहाँ रखना है, एक हाथ यहाँ। ब्रीद इन करेगा तो आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए कि आप सांस लेने की कोशिश करेंगे कि आपको एब्डोमेन राइज करें, ओके? सो यू हैव टू टेक अ ब्रीद इन स्लोली,
तो पेशेंट को ये बात समझ नहीं आती। पेशेंट को तो आपने कहना है कि एग्जांपल देके कि जैसे आपको ये बहुत अच्छा एक स्मेल है, कोई फ्लावर है, उसका स्लो डीप इंस्पिरेशन, फाइन, सो इट हैज़ टू गो स्लोली एंड देन ऑलवेज, अगर जब भी डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कराने जा रहे हो, ऑलवेज ऐड द कंपोनेंट ऑफ दिस होल्ड, उससे कोलेटरल वेंटिलेशन इम्प्रूव होगा, तो दैट विल हेल्प यू मोर। तो कोलेटरल वेंटिलेशन को इम्प्रूव कराने के लिए, तो इंस्पिरेशन की एक्सरसाइजेस में यही एक डिफरेंस, एक्सपिरेटरी एक्सरसाइजेस में कोलेटरल वेंटिलेशन का कंसेप्ट नहीं आता। ब्रेथ होल्ड के साथ जब इंस्पिरेशन करा के जो होल्ड हम कराते हैं कुछ सेकंड्स का, तो दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव द कोलेटरल वेंटिलेशन, फाइन। तो हम उसको पेशेंट को बोलेंगे कि आपको सांस लेना है, यू हैव टू मेक योर एब्डोमेन राइज। पेशेंट को भी आप फील करा सकते हैं, तो पहले बार आप करके उसके बाद पेशेंट का हाथ आप रखवा सकते हैं, फाइन। वैसे तो हम सेमी फाउलर्स पोजीशन यूज़ करते हैं, अभी ये वॉल के साथ नहीं है तो आप, या पिलोज के साथ, तो सो दैट द पेशेंट कैन ऑल्सो सी, दैट विल ऑल्सो हेल्प टू सी ऑल्सो द मूवमेंट, फाइन। तो दैट इज़ वाई सेमी फाउलर्स पोजिशन, और ये फ्लेक्शन का कॉम्पोनेंट से आपको हेल्प मिल रहा है, एक्सकर्शन बेटर आ रहा है, ठीक है। तो यू विल आस्क द पेशेंट टू टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड यू विल इनहिबिट दिस पार्ट, सी द एक्सकर्शन एज कम्पेयर टू एक्सहेल स्लोली थ्रू माउथ, स्लोली थ्रू माउथ। देखा डिफरेंस? अभी हमने देखा था कि ये बहुत ज़्यादा अपर चेस्ट को यूज़ कर रहा था, एंड नाउ व्हाट आई डिड वाज कि जब उसने इनिशिएट किया तो मैंने उसके अपर चेस्ट को इनहिबिट कर दिया। आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, टेक अ डीप ब्रीथ इन, सी आई जस्ट इनहिबिटेड इट, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली डायफ्राम गेट्स रिक्रूटेड बेटर एंड यू कैन सी द डिफरेंस। देखा ना एक्सकर्शन कितना बेटर आया, फाइन। सो this is all, we will end the class today here, we'll continue about the same.